दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, ठीक है, उन्हें मारना बंद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मर जाएंगे। शिवम ने कहा। कोड़े लगने के बाद महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं को दर्द से कराहते हुए देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें याद दिलाने के लिए एक सबक ही काफ़ी था। वापस जाओ और आराम करो। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा ऊर्जा नहीं बची है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। जी हाँ, गुरु। छोटी बच्ची ने अपना लाल रंग का बिजली का कोड़ा वापस खींच लिया। उसका शरीर लाल रोशनी की किरणों में बदल गया और गोदाम के दरवाजे में विलीन हो गया। उस दृश्य के उस पार शिवम और भारत के अन्य महाशक्ति उपयोगकर्ता ही अभी भी खड़े थे। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। जो अभी अभी हुआ था उससे बेखबर। क्या यह अंतरिक्ष यान किसी स्तर 3 सभ्यता का अवशेष नहीं था? उनके द्वारा विश्लेषण किए गए भौतिक नमूनों के आधार पर यह कम से कम 8 करोड़ साल पुराना था। शिवम अंतरिक्ष यान की बुद्धिमान प्रणाली का स्वामी कैसे बना? शिवम, आखिर हुआ क्या है? वो तुम्हारी बात कैसे सुन रही है? हाँ, चलो हमें समझाओ सलाहकार। सुंदर होने की बकवास करके हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। हम इतनी आसानी से धोखा नहीं खाते। बिल्कुल, हम सब इसमें साथ हैं। हमें बताने में कोई बुराई नहीं है ना? भारत के महाशक्ति उपयोगकर्ता उत्सुकता से इधर उधर इकट्ठा हो गए। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि शिवम अंतरिक्ष यान के दरवाजे आसानी से क्यों खोल पा रहा था और उस गलियारे में गुरुत्वाकर्षण प्रणाली ने दूसरे महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को आधा क्यों मार डाला, जबकि वह रहस्यमय तरीके से उनके लिए बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह खतरनाक खंडहर शिवम के नियंत्रण में था, वरना वह बुद्धिमान प्रणाली को दूसरे देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं पर हमला करने का आदेश कैसे दे सकता था? इसे समझाना मुश्किल है। शिवम उन्हें यह नहीं बता सका कि उसके पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन खंडहरों पर विजय प्राप्त की थी। बस इतना जान लो कि अब इस अंतरिक्ष यान पर मेरा सबसे ज्यादा नियंत्रण है। अरे, मुझे पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि बाकी सब लोग तनाव में थे, लेकिन आप, सलाहकार, इतने शांत थे। यह अन्वेषण नहीं है, यह आपके अपने मनोरंजन पार्क की यात्रा है। जोर से मत कहो, पर है। उन नासमझ लोगों को उस सलाहकार ने अरबों अमेरिकी डॉलर का चूना लगा दिया, जिसने ये सब योजनाबद्ध किया था। यह क्या है? मनोरंजन पार्क का टिकट? हा। भारत महाशक्ति के उपयोगकर्ता आपस में फुसफुसा रहे थे। विदेशी महाशक्ति के उपयोगकर्ता अभी भी जमीन पर कराह रहे थे। सौभाग्य से महाशक्ति के उपयोगकर्ताओं में प्रबल जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमताएं होती हैं, और कुछ देशों में तो कुछ हीलिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता भी थे। उन गोलियों से उनकी चोटें जल्दी ठीक होने लगी, लेकिन शिवम पर उनकी नज़र अब भय से भर गई थी। इस युवा भारत सलाहकार के पास किस तरह की क्षमताएं थीं? इतने भयानक खंडहर को नियंत्रित करने की। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें यह अन्वेषण असामान्य रूप से सुरक्षित लगा। रास्ते में लगभग कोई आत्मरक्षा प्रणाली नहीं मिली। सामान्यतः उन्हें कम से कम 20% हताहतों का सामना करना पड़ता। फिर भी इस स्थिति ने उनके इस विश्वास की पुष्टि कर दी कि शिवम के पास जरूर कुछ और भी कीमती होगा। शायद उसने किसी तरह अंतरिक्ष यान का नियंत्रक या ऐसा ही कुछ हासिल कर लिया हो। इसका मतलब था कि अवशेष की सामग्री का एक बड़ा हिस्सा शायद अभी भी उसके पास था। ये सोचकर उनके लालची दिलों में हलचल मच गई। पूरे अंतरिक्ष यान पर नियंत्रण पाना सब कुछ हासिल करने के बराबर था, और तीसरे स्तर की सभ्यता के अंतरिक्ष यान का मूल्य था। अगर भारत के लोग इस अंतरिक्ष यान को वापस भारत ले जाते तो उनका उत्थान अजेय होता। नहीं, हम उन्हें बिल्कुल भी सुरक्षित वापस नहीं जाने दे सकते। हमें कुछ न कुछ पीछे छोड़ना ही होगा। महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के हर टीम लीडर ने यही सोचा, लेकिन वे अंतरिक्ष यान के अंदर कुछ करने से बेहतर जानते थे। कौन जानता था कि अंदर क्या जाल और तंत्र छिपे हैं? अगर उन्होंने शिवम को नाराज कर दिया तो शायद वे जिंदा वापस न लौट पाएं। मैंने तुमसे कई बार कहा था, इस गोदाम में ज्यादा कुछ नहीं है। शिवम की निगाहें खतरनाक थीं। मैंने कहा था, तुम्हें इस पर यकीन करना ही होगा। क्या अब तुम मुझ पर यकीन करते हो? हमें यकीन है, हमें यकीन है। शिवम की निगाहों के नीचे सभी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे मुर्गियां अनाज चोंच मार रही हों। यहाँ तक कि 8वें स्तर की महाशक्तियों के 2 उपयोगकर्ता, गनर और ब्लेयर भी, केवल डरते हुए ही जवाब दे पाए। उस पर यकीन करो। कोई मूर्ख ही यकीन करेगा कि उसे अंदर इतनी मात्रा में सेज क्रिस्टल मिले हैं। उस पर यकीन नहीं, जब तक कि तुम एक और कोड़े नहीं मारना चाहते। अब उन्हें समझ आ गया कि भारत का ये युवक कैसा इंसान था। हालांकि वह खून का प्यासा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद अप्रत्याशित, कुटिल साजिशों से भरा और बेहद कपटी था, और उसका हास्यबोध भी भयावह था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी गहराई, ताकत और उसकी उत्पत्ति, पृष्ठभूमि और बुनियाद दोनों ही अज्ञात थी। ठीक है, चूंकि मैं इतना उदार हूं और तुम्हें शक है कि मैंने सचमुच इतना ही लिया है, तो चलो मैं तुम्हें निश्चिंत कर देता हूं।
शिवम ने अपना हाथ उठाया और सेज क्रिस्टल से भरी एक बोतल उसके हाथ में आ गई। पिछले समझौते के अनुसार भारत को 60% मिलता है ना? शिवम ने ली वेई की तरफ देखा, जिसने तुरंत अपना तैयार किया हुआ एक छोटा सा थैला निकाला। खटखट। शिवम ने उसमें आधे से ज्यादा डाल दिया, जिसकी आवाज से सभी को ऐसा लगा जैसे उनके दिलों से खून बह रहा हो। डालो, डालते रहो, एक बार जब तुम निकल जाओ इस खंडहर में, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो सकते हो। ठीक है मिस्टर ब्लेयर, बाकी सब तुम्हारा है। क्या तुम इसे तौलकर देखना चाहते हो कि क्या ये सचमुच 40% है? अरे कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर फैंग, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। और हाँ, ये सब तुमने ही निकाला है और हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अगर तुम सब भी ले लेते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती। ओह, ये तो सही है। शिवम ने सिर हिलाया और डालना जारी रखा। ब्लेयर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। क्या ये साफ नहीं था कि उसके पिछले शब्द सिर्फ विनम्र थे? शिवम को ये कैसे पता नहीं चलता? यह आदमी जिद्दी और ईमानदार था। अच्छा, मैंने हमारे नेता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा छोड़ दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ देता हूँ। शिवम ने ब्लेयर को बमुश्किल कुछ ग्राम सेज क्रिस्टल वाली एक बोतल लौटा दी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, शिवम ने मासूमियत से कहा। ठीक है, हम जिस काम के लिए आए थे वो मिल गया, अब जाने का समय हो गया है, शिवम ने मन ही मन सोचा। मैंने सोचा था कि यह खंडहर ज्यादा विशाल और खतरनाक होगा, लेकिन ये तो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। भारत के महाशक्ति प्रयोगकर्ता गर्व से आगे चल रहे थे, उनके पीछे 100 से ज्यादा महाशक्ति प्रयोगकर्ता थे, उनके चेहरे उदास थे। लेकिन हर किसी के मन में कोई ना कोई छिपा हुआ एजेंडा था, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार इस खंडहर से बाहर निकल गए तो जियाओ यी, क्या मेरा काम पूरा नहीं हुआ? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। वे लोग मुझसे पहले ही बुरी तरह डरे हुए हैं। क्या ये डराना धमकाना नहीं है? मेजबान, आपने इस खंडहर के अंदर की चीज़ों से उन्हें इस हालत में डरा दिया। बेशक, यह मायने नहीं रखता। शायद आपको खुद ही उन्हें पीटना पड़ेगा। हे जियाओ यी ने व्यंग्य किया। लेकिन मुझे लोगों को पीटने के लिए कोई बहाना चाहिए। मैं बिना वजह उन्हें यूं ही नहीं पीट सकता, है ना? आराम करो, उनके चेहरों को देखो। वे सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अवशेष का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। बाहर निकलने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें उन ऋषि क्रिस्टलों के साथ आसानी से जाने देंगे? सच, शिवम ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। अगर वे पीछे हटे तो मुझे ही नुकसान होगा। किसने सोचा था कि इस बार हम कुछ ही घंटों में मिशन पूरा कर लेंगे? हम न सिर्फ बिना किसी नुकसान के वापस आ गए, बल्कि हमने खूब दौलत भी कमाई। मैंने तो जाने से पहले अपने परिवार के लिए एक वसीयत भी छोड़ दी थी। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी वसीयत अभी भी मेरे ईमेल में अपने आप भेजे जाने का इंतज़ार कर रही है। वह सलाहकार वाकई कमाल का है। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सके। तुम सब क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम हमारी लॉजिस्टिक्स टीम से संपर्क नहीं करोगे? क्या तुम आज रात के खाने के लिए घर आना चाहते हो? शिवम ने सामने से आवाज़ लगाई। हे, बिल्कुल नहीं, हम तो बस तुम्हारे असाधारण कौशल और बुद्धिमान नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं, सलाहकार। बिल्कुल, हम तैयार हैं। जोतू को शायद जमने का मौका भी नहीं मिला होगा, उसके बाद उसे हमें लेने आना होगा। अंटार्कटिका का तूफान ठीक उसी समय शांत हो गया और उनके आसपास का आसमान भी काफ़ी साफ हो गया। उनमें से किसी ने भी इस मिशन को इतनी जल्दी पूरा करने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लेने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी अंटार्कटिका से लगभग 800 किलोमीटर दूर एक देश में तैनात थे, इसलिए उन्हें पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सलाहकार, क्या आपके पास सचमुच और सेज क्रिस्टल हैं? किसी ने धीरे से पूछा। सच कहूं तो सिर्फ लगभग 100 ग्राम सेज क्रिस्टल ही काफ़ी थे। अगर कोई और फ़ायदा न भी होता तो भी वे सभी संतुष्ट होते। वापस आकर हम इस बारे में बात करेंगे। हो सकता है पहले हमें कुछ छोटी मोटी परेशानियों से निपटना पड़े। शिवम अचानक चलते चलते रुक गया। जोतू को यहाँ आने में कितना समय लगेगा? लगभग 1-2 घंटे। इन परेशानियों से निपटने के लिए काफ़ी समय है, शिवम ने सिर हिलाया। परेशानी? कुछ लोगों को समझ नहीं आया। तुम सब बहुत भोले हो, लॉन्गटिंग ने अपने होंठ थोड़े से सिकोड़े। क्या तुमने सच में सोचा था कि इतनी बड़ी हार के बाद वे लोग चुपचाप चले जाएंगे? हालांकि उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा सेज क्रिस्टल हासिल कर लिए थे, फिर भी उन्हें यकीन था कि शिवम के पास अभी भी बहुत सारे हैं, इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। भारत के दोस्तों, ज़रा रुको। 100 से ज़्यादा महाशक्तियों के उपयोगकर्ता अचानक आगे आए और उन 10 लोगों को घेर लिया। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉन्गटिंग का लहजा बेहद सहज था, लेकिन उसके हाव भाव बेहद गंभीर थे। 2 8वें स्तर के महाशक्तियों के उपयोगकर्ता, लगभग 10 7वें स्तर के उपयोगकर्ता और सैकड़ों चौथे स्तर और उससे ऊपर के महाशक्तियों के उपयोगकर्ता बस भारी पड़ रहे थे। मुझे पता था कि तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं, शिवम ने अपनी बाहें फैलाईं।
हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने उस पूरे खंडहर को कैसे नियंत्रित किया। अब हम बाहर हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, ब्लेयर ने कहा। तुम आखिर क्या कहना चाह रहे हो? शिवम ने अधीरता से उसके कान पर हाथ रखा। भारत वालों, ज्यादा घमंड मत करो। गनर, जो बहुत देर से अपनी बात दबाए बैठा था, अब जब वे खंडहरों से बाहर आ गए थे तो अचानक बोल पड़ा। गोदाम से जो मिला है उसे दे दो और हम उसे अंशदान के आधार पर बांट देंगे। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने पिछले कामों की कीमत चुकानी होगी। भारत का हिस्सा 50% कम होना चाहिए। डोनकोल देश के एक 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता ने बेरुखी से मांग की। क्यों? शिवम जोर से हंसा, तुम्हारे उस जाने पहचाने चेहरे और योडेल जैसी ऊंचाई की वजह से। तुम, डोनकोल देश का महाशक्ति उपयोगकर्ता बदसूरत और नाटा था, लेकिन उसकी हैसियत और ताकत की वजह से किसी ने पहले कभी उसके सामने यह बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। माकिनो कुन, नाराज मत हो। चलो पहले इस अति घमंडी भारत को पकड़ते हैं, गनरला ने सुझाव दिया। ठीक है ब्लेयर, तुम भारत औरत को संभाल सकते हो, है ना? चिंता मत करो, मैं अभी 8वें स्तर पर पहुंचा हूं और मेरे कौशल उसके जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं उसे उलझाए रख सकता हूं, ब्लेयर ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, तो बाकी 7वें स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ता हमारी मदद करेंगे और बाकी को अन्य भारत महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करना चाहिए। गनर के शब्दों का लगभग उतना ही महत्व था जितना ब्लेयर के शब्दों का, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। क्यों परेशान हो? तुम सब एक साथ मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? शिवम ने आराम से कहा, झंझट से बचने के लिए बस एक ही बार में सब कुछ हल कर लो। सलाहकार, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। शिवम, यह कोई मजाक नहीं है। सलाहकार, हमें कम मत आंको, हम एक साथ 10 लोगों को संभाल सकते हैं। हाँ, तुमने हमें प्रशिक्षित किया है, इसलिए हमें विश्वास है। अरे चुप रहो तुम सब। शिवम ने उन्हें विदा किया, सड़े हुए टमाटरों और सड़े हुए अंडों का एक गुच्छा। क्या तुम्हें लगता है कि इनसे निपटने में इतना समय लगेगा? तुम हमें क्या समझते हो? सिर्फ लॉन्गटिंग ही नहीं, बल्कि बाकी महाशक्तियां भी दंग रह गईं। वे जानते थे कि शिवम शक्तिशाली है, लेकिन ये 2 8वें स्तर के महाशक्तियां उपयोगकर्ता थे, लगभग 10 7वें स्तर के, और सबसे कमजोर अभी भी 4थे स्तर के थे। 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी इसे संभाल नहीं सकता, है ना? क्या हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है सलाहकार ने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। अचानक मुझे लग रहा है कि ये लोग मुसीबत में हैं। हाँ, क्या तुमने कभी सलाहकार को शेख ही बघारते देखा है? ओह, सच में नहीं। रुको, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे जमीन हिल रही है? क्रैक, बर्फ अचानक फट गई और शिवम से एक भयानक आभा निकली, बहुत लॉन्गटिंग के साथ पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत। आसमान की तरफ देखो। कभी साफ आसमान अब काले बादलों से घिरा हुआ था, जिस पर हल्की सी गड़गड़ाहट और सुनहरी बिजली चमक रही थी। सृजन मार्शल आर्ट, महान वन्य कारागार, आकाश उंगली, एक उंगली का वार और स्वर्ग और पृथ्वी कैद हो जाते हैं। धमाका। शिवम का चेहरा क्षण भर के लिए पीला पड़ गया, लेकिन बादलों के भीतर उभरती आभा लगातार भयावह होती जा रही थी। पिछली बार की तुलना में उसका कौशल एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था और वह पहले से कहीं ज्यादा सहजता से काम कर रहा था। एक प्राचीन हाथ प्रकट हुआ जो युगों को भेदता हुआ प्रतीत हो रहा था, अपनी उंगलियों से एक उदासीन सर्वोच्च आभा बिखेर रहा था, जिससे लोगों में श्रद्धा से घुटने टेकने की इच्छा हो रही थी। ये कैसी मार्शल आर्ट है? क्या प्राचीन मार्शल दुनिया में ऐसी मार्शल आर्ट हैं? लॉन्गटिंग चमत्कार जैसे दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। अगर ओ मुफेंग को यह चाल पता होती तो वह निस्संदेह हार जाती। यही है। सिंगापुर के महाशक्ति प्रयोगकर्ता गतिहीन लग रहे थे। जब उन्होंने उस समुद्र तट पर शुरू में युद्ध की जांच की थी तो वह पहले ही समाप्त हो चुका था, केवल शक्ति के धुंधले अवशेष और कुछ लकवाग्रस्त महाशक्ति प्रयोगकर्ता ही बचे थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह व्यक्ति शिवम होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऐसी शक्ति थी जिसका वे सामना नहीं कर सकते थे। सबसे शक्तिशाली महाशक्ति प्रयोगकर्ता भी अपनी क्षमताओं से केवल छोटी सी सांसारिक शक्ति का ही आह्वान कर सकते थे, लेकिन शिवम की रचनात्मक मार्शल आर्ट ने सीमाओं की बेड़ियां सीधे तोड़ दी। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का मूर्त रूप था। धमाका। बर्फ की सतह तुरंत चकनाचूर हो गई। उस उंगली ने महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं को छुआ भी नहीं था कि उसकी नोक पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उन्हें उड़ा दिया। खून उगलने लगा। 8वें स्तर के 2 महाशक्ति प्रयोगकर्ता कुछ सेकंड ही टिक पाए, तभी उनकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी भयानक स्थिति है। धमाका। एक जोरदार विस्फोट ने बर्फ की चोटी पर 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा गड्ढा बना दिया, जिसके साथ चीखें, मदद के लिए पुकार और कराहें सुनाई देने लगीं। माफ करना, शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख सका। शिवम ने जल्दी से कुछ गोलियां मुंह में डालीं और फिर दया भरी नजरों से अधमरे महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं की ओर देखा। हाय, एक भी योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं। क्या यही सलाहकार की असली ताकत है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई काल्पनिक फिल्म देख रहा हूं?
क्या तुम्हें याद है, सलाहकार की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई थी और मैंने सुना है कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स ने हॉलीवुड को भी शर्मसार कर दिया था। मुझे शक है कि सलाहकार ने खुद अपने स्टंट डबल की भूमिका निभाई होगी। अरे, मुझे लगता है कि यह संभव है, वरना कंप्यूटर जनित प्रभाव इतने वास्तविक कैसे लग सकते हैं? और सलाहकार के कौशल तो इसे जरूर कर सकते हैं। डॉट 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 शिवम, क्या वह महाशक्तियों का प्रयोग करता है या कोई प्राचीन मार्शल आर्ट कलाकार? लॉन्गटिंग को यकीन था कि शिवम ने जो चाल चली थी वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मार्शल आर्ट का एक रूप थी। ग्रेट वाइल्डनेस प्रिजन स्काईफिंगर नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैं न तो महाशक्तियों का प्रयोग करता हूं और न ही कोई प्राचीन मार्शल आर्ट कलाकार। शिवम ने अपना सिर हिलाया। क्या सीखना चाहते हो? लॉन्गटिंग ने लगभग सहजता से सिर हिलाया। जरूर, जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले हमें इन लोगों के समूह से निपटना होगा। विदेशी महाशक्तियों के सभी उपयोगकर्ता अलग अलग स्तर पर घायल हुए थे, लेकिन क्योंकि शिवम ने खुद को रोक लिया था और विस्फोट का प्रभाव कम हो गया था, कुछ गंभीर रूप से घायलों के अलावा किसी की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ क्यूई गैदरिंग पिल्स थीं जो उन्होंने पहले शिवम से खरीदी थीं, लेकिन उनके घावों की तुलना में ये स्व उपचार क्षमता थोड़ी कम थी। असली समस्या ये थी कि टीम के कुछ उपचार प्रणाली महाशक्ति उपयोगकर्ता भी गंभीर रूप से घायल थे। शिवम धीरे धीरे भीड़ में चला गया और उसके हर कदम के साथ उनके दिल जोर से धड़क रहे थे, मानो रसातल से कोई राक्षस उनकी ओर आ रहा हो। नहीं, ये व्यक्ति तो राक्षस से भी ज्यादा भयानक था। एक अकेले व्यक्ति ने सिर्फ एक ही चाल से दुनिया के 100 से ज्यादा सबसे शक्तिशाली महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को आधा मार डाला। वह सिर्फ 20 साल का था। अगर वो राक्षस नहीं होता तो कोई आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता था? उफ उफ उफ, तुम लोग तो बड़ी आसानी से हार मान लेते हो और मैं तो कोशिश भी नहीं कर रहा था। शिवम ने बेरुखी से सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता है? शिवम हंसा। जारी रखना चाहते हो? हाथापाई या आमने सामने? हाथापाई में मैं तुम सबका सामना करता हूँ, आमने सामने मैं तुम सबको चुनौती देता हूँ। शिवम का लहजा घमंडी और डीप दोनों था, लेकिन जब वो पूरी ताकत पर आधारित था तो किसी को कुछ गलत नहीं लगा। उसने अपने कामों से पहले ही साबित कर दिया था कि वो वाकई सबका सामना कर सकता है। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, जब मैंने कहा था कि मैंने ये चीज़ें गोदाम से निकाली हैं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। हालांकि ब्लेयर और गनर आमतौर पर घमंडी थे, लेकिन इतने बड़े शक्ति अंतर के सामने उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिस्टर फैंग, हमें एहसास है कि हम गलत थे, हम बहुत लालची थे। इतनी ताकत के साथ उसे उन्हें धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नियम कमज़ोरों को बांधने के लिए बनाए जाते हैं, ताकतवरों के लिए तो वे बस कागज़ के टुकड़े हैं। भले ही खंडहर के गोदाम में ढेर सारे सेज क्रिस्टल हों, जब तक आपके पास ताकत है आप उन सबको ले जा सकते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपने पहले मेरी बात पर विश्वास किया होता तो हमें इतनी समस्याएं नहीं होती। शिवम ने दिल टूटते हुए कहा, तुम सबको देखो, इतनी गंभीर चोट लगी है। व्यवस्थित इलाज के बाद भी ठीक होने में कम से कम कुछ महीने से लेकर आधा साल तक लग जाएगा। ये रहा एक आइडिया। मैं अंत तक एक अच्छा इंसान रहूंगा और भी मेहनत करूंगा और एक बार फिर से आंसू भरी क्लियरेंस सेल करूंगा। शिवम ने गोलियों का एक जार निकाला। ये जीवन सृजन की गोलियां हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया है। आपकी चोटें आधे दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, बिना किसी असर के। सच में, कमज़ोर महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे अपने अपने देशों की रीढ़ थे और अगर वे घायल हो जाते तो कई मिशन पूरे नहीं हो पाते। उनके देशों और संगठनों के लिए ये बेहद गंभीर था और कुछ शासन व्यवस्थाओं की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता था। अगर जल्दी ठीक होने का कोई तरीका होता तो वह सबसे अच्छा होता। श्रीमान शिवम, आपकी गोलियों की कीमत कितनी है? किसी ने सावधानी से पूछा। सच कहूं तो एक गोली 10 लाख अमेरिकी डॉलर में कोई मोलभाव नहीं। छी! लीवेई और आसपास खड़े दूसरे लोग हंसे बिना नहीं रह सके, उनके चेहरे हंसी रोके रखने से लाल हो गए। जीवन सृजन की गोलियों की कीमत वाकई क्यूई गैदरिंग गोलियों से कहीं ज्यादा थी और उनमें कुछ बहुमूल्य जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई थीं। लेकिन एक गोली की कीमत 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर फिर भी काफ़ी ज्यादा थी, क्योंकि यान हुआंग में एक गोली सिर्फ कुछ लाख युआन में मिल सकती थी। श्रीमान फैंग, क्या ये थोड़ा ज्यादा महंगा नहीं है? हम इतने पैसे नहीं लाए थे। कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। वही पुराने नियम, आप एक IOU लिख सकते हैं। आप अपने देश के खजाने हैं, तो क्या ये रकम आपकी हैसियत से बाहर नहीं होगी? मैं ले लूंगा, ब्लेयर ने दांत पीसते हुए कहा। वह संघ में सबसे अहम और आलोचनात्मक महाशक्ति उपयोगकर्ता था। अगर वह मुश्किल में पड़ जाता तो पूरे संघ की व्यवस्था में उथल पुथल मच सकती थी। हा, व्यापार के लिए शुक्रिया, मैं आपकी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगा। शिवम ने खुशी खुशी IOU स्वीकार कर लिया। खांसी खांसी खांसी, ब्लेयर गुस्से में बार बार खांस रहा था। वह
इस यात्रा में उससे कितनी बार पैसे ऐंठे गए इसकी तो गिनती ही नहीं। ऐसे ही कुछ और बार तो फेडरेशन के सुपरपावर यूज़र डिपार्टमेंट का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। मेरे पास कुछ लाइफ क्रिएशन पिल्स भी हैं जिनकी कीमत 95 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति पिल है। किसी को दिलचस्पी है? मेरे पास 5 हैं, मैं 94 लाख डॉलर में बेच रहा हूँ। 4 उपलब्ध हैं, मैं 90 लाख डॉलर में बेचूंगा। सिर्फ 2 सीमित ऑफर। अरे तुम लोग मेरा बिजनेस चुरा रहे हो, जरा रुको, हमारे वापस आने तक मैं तुम्हें पीटूंगा, शिवम ने क्रूरता से धमकी दी। सलाहकार, सिर्फ तुम ही पैसा नहीं कमा सकते, हमें भी तो चखना है। आखिरकार यहाँ 100 से ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा सा हिस्सा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, है ना? ये लगभग मुफ्त का काम था, सुपर पावर यूज़र ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। भागो, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें देखने मत दो। हे, ठीक है सलाहकार, हम वादा करते हैं कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। शिवम की इजाज़त से वे खुशी खुशी वहाँ से चले गए। मुझे कुछ और लाना चाहिए था। 7वीं श्रेणी के 2 महाशक्तियों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये बड़ा सौदा जेब में कुछ अरब अमेरिकी डॉलर और ले आया और शिवम बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद इस बर्फीले मैदान पर एक के बाद एक विमान उतरने लगे और भारत के लोग सबसे पहले पहुंचे। सलाहकार, अध्यक्ष महोदय, क्या आपने काम इतनी जल्दी पूरा कर लिया? हाँ, ये हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसानी से हो गया। और सामान भी छोटा नहीं था। लॉन्गटिंग ने अपने हाथ में बैग हिलाया। वाह, नेता बहुत खुश होंगे। हालांकि ये देखना मुश्किल था कि कितना सामान था, लेकिन जोतू के लिए यह आवाज़ काफ़ी थी कि यह यात्रा काफ़ी फलदायी रही। तो फिर वापस चलते हैं। रुको, हमें अभी पैसे लेने हैं, चलो कल चलते हैं, शिवम ने कहा। जोतू उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवम का क्या मतलब है। अरे, किसने कहा कि तुम लोग जा सकते हो? उसी समय शिवम घायलों को लाद रहे विमान की ओर दौड़ा। महाशक्ति का प्रयोग करने वाला भयभीत सा लग रहा था, लगभग पीछे हट रहा था। श्रीमान शिवम, श्रीमान किमिर, आप पर अभी भी मेरे 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के IOU बकाया हैं। क्या आपको जाने से पहले उनका हिसाब नहीं देना चाहिए? लेकिन हम इतने पैसे अपने साथ नहीं लाए, क्या मैं घर पहुंचते ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूं? किमिर ने दर्द भरे भाव से कहा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा? फिर मुझे आपके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी। शिवम ने अपना सिर हिलाया। तुम सब ने सुना, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले जो कर्ज है उसे चुका दो। अगर तुम पैसे नहीं लाए हो तो घर जाओ, ले आओ और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वापस आओ। पैसे नहीं लाए? संस्था के पास जाकर पैसे ले आओ और जितनी जल्दी हो सके कर लो। क्या संस्था के पास इतने पैसे नहीं बचे हैं? तो पहले वित्त विभाग से उधार ले लो। हमने देश के लिए इतना कुछ किया है, इतना मांगना कोई ज़्यादा तो नहीं है ना? हम यहीं इंतज़ार करेंगे, तो जल्दी करो। परिवहन विभाग के कर्मचारियों को पता ही नहीं था कि उन चंद घंटों में क्या हुआ, नहीं उन्हें समझ आया कि अचानक सबको इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्यों पड़ गई। लेकिन उनका काम तो बस आदेशों का पालन करना था। जैसे ही विमान उतरे, वे फिर से आसमान में उड़ गए। चलो अंदर चलते हैं और कुछ गर्माहट लेते हैं। शिवम की दिव्य भावना ने पूरे इलाके को घेर लिया, जिससे उसे इस बात की कोई चिंता नहीं रही कि दूसरे देशों का कोई भी बिना भुगतान किए भाग जाएगा। वे शायद पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे और बिल न चुकाने के नतीजे अब से 100 गुना ज़्यादा भयावह होंगे, क्योंकि उन्हें ज़रा भी शक नहीं था कि यह शैतान नौजवान कर्ज वसूलने के लिए अकेले ही उनके देश में घुस आएगा और शायद हालात और भी बिगाड़ देगा। कई घंटे बाद आसपास के देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने शिवम के अंतर्राष्ट्रीय खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, कुल मिलाकर अरबों अमेरिकी डॉलर, जबकि उसके लिए इसकी कीमत बमुश्किल कुछ लाख युआन थी। रिप, शिवम ने अपने हाथ में रखा IOU फाड़ दिया, फिर उसकी हथेली में एक लौ प्रकट हुई जिसने कागज़ को राख में बदल दिया। ठीक है, तुम लोग वापस जा सकते हो। ओह ठीक है, ब्लेयर के पास अभी भी सेज क्रिस्टल का बचा हुआ 40% हिस्सा है, इसे लेना याद रखना। ब्लेयर ने शिवम को एक तीखी नज़र से घूरा। ये सब होते देख कई लोग लगभग भूल ही गए थे कि उनका असली निशाना सेज क्रिस्टल है, लेकिन उसकी याद दिलाने पर यह बात सबके दिमाग में फिर से आ गई। यह आखिरी ऑपरेशन लगभग पूरी तरह शिवम का ही किया धरा था। शर्तों के तहत कुछ दर्जन ग्राम सेज क्रिस्टल को बराबर बराबर बांटना था, जिससे बड़े देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को थोड़ी ना नुकुर हुई। हालांकि छोटे कमज़ोर देशों के लिए यह एक सौभाग्य की बात थी। अगली सुबह तक आखिरी देश ने IOU के अनुसार बकाया राशि शिवम के खाते में डाल दी थी और कुछ ही घंटों में उसके खाते में 5 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की वृद्धि हो गई। दूसरे महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने भी लाखों डॉलर कमाए, जो उस दौलत के बराबर है जिसे वे अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा करने में सालों लगा सकते थे। वाह, सलाहकार का अनुसरण करने से ज़रूर फ़ायदा होता है। हाँ, सलाहकार की टीम में शामिल होना मेरे लिए अब तक का सबसे भाग्यशाली काम था। सलाहकार, अगली बार जब ऐसा कोई अच्छा मौका मिले तो हमें ज़रूर शामिल करना।
हा, कोई बात नहीं। शिवम हंसा। लेकिन आप सभी को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमेशा बहुत सारी जगहें खाली नहीं होंगी। बिल्कुल, इस बार जब हम वापस जाएंगे तो आपके साथ कदमताल मिलाने के लिए हम और कड़ी मेहनत करेंगे, सलाहकार। अनजाने में ही उनके दिलों में शिवम के लिए धीरे धीरे प्रशंसा की भावना पनप रही थी। शायद कुछ समय बाद मैं उन्हें पढ़ने के लिए सुपर गॉड अकादमी भेज सकूं, शिवम ने उनकी आंखों में देखते हुए फैसला किया। शिवम, क्या इस बार तुम्हें बस इतना ही मिला? लॉन्ग टीम ने मेज पर सेज क्रिस्टल का एक छोटा बैग रखा जिसमें 100 ग्राम से ज्यादा था, शायद उनकी पिछली सारी कमाई मिलाकर भी। हाँ, गोदाम में बस इतना ही था। जाहिर है, कई साल पहले लेने लायक हर चीज पहले ही साफ कर दी गई थी, बस ये छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। टुकड़े टुकड़े। महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं ने होंठ हिलाते हुए ये शब्द दोहराए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 ग्राम की कीमत सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर होती है। सोचिए, कोई ऐसे खजाने छोड़ सकता है मानो वे कुछ भी न हो। तुम्हारी पिछली बात का क्या मतलब था? क्या तुम्हारे पास और सेज क्रिस्टल हैं? लॉन्ग टिंग को शिवम के पिछले शब्द याद आ गए। हे, तुम्हें क्या लगता है? एक बच्चे के सिर के आकार का क्रिस्टल स्टोन अचानक शिवम के हाथ में आ गया। सब चौंक कर खड़े हो गए। क्या क्या ये सेज क्रिस्टल है? वे समूह में नए नहीं थे और उनके भंडार में ऋषि क्रिस्टल का भंडार बेहद सीमित था। महाशक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें साल में शायद कुछ छोटे कण मिलते थे जिनमें से प्रत्येक धूल के कण से भी छोटा होता था। लेकिन एक कण के आकार का क्रिस्टल भी उनकी शक्ति के स्तर को एक साल में एक कदम बढ़ा सकता था। भारत के वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से पता लगाया था कि बड़े ऋषि क्रिस्टल ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे उनकी प्रगति और भी प्रभावी ढंग से होती है। ऐसे एक टुकड़े के साथ लॉन्ग टिंग 2 साल के भीतर 9वें दर्जे की महाशक्ति का दर्जा हासिल कर सकता था और 5 साल के भीतर उच्च लोकों में पहुंचने का प्रयास कर सकता था। सलाहकार, क्या ये सचमुच एक ऋषि क्रिस्टल है? टीम के सदस्यों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इतने बड़े ऋषि क्रिस्टल के बारे में कभी सुना ही नहीं था, देखा तो दूर की बात थी। ऐसे ऋषि क्रिस्टल का मूल्य उन सभी क्रिस्टल स्टोन से भी ज्यादा था जो उन्होंने सामूहिक रूप से 20 से ज्यादा अवशेषों से इकट्ठा किए थे। अरे, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हो रहा? उनके बेकार सवालों से तंग आकर शिवम ने उन्हें एक सफेद आंख दी। तुमने तो कहा था कि गोदाम में सिर्फ ये ही हैं। फिर ये कहाँ थे? ये कहाँ से आया? लॉन्ग टिंग ने हैरानी से पूछा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे यह आज मिला है। मेरे पास ऐसे करोड़ों और हैं जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं। शिवम ने कहा, करोड़ों? वे लगभग बेहोश हो गए। ऐसा टुकड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता फैला सकता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि सेज क्रिस्टल का एक टुकड़ा क्या दर्शाता है, एक रणनीतिक संसाधन जो किसी देश की वैश्विक स्थिति को बदलने में सक्षम है। लेकिन शिवम के पास बहुत कुछ था और भयावह रूप से वे उसके माता पिता के अवशेष थे। वे जानते थे कि शिवम के परिवार के पास खदानें हैं, वैध खदानें। अधूरे आंकड़ों के अनुसार अफ्रीकी सोने और हीरे की खदानों से हर साल भारत में महत्वपूर्ण निवेश होता था, जो अंततः जुआंग परिवार के पास जाता था। ज्यादातर लोगों ने इस परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन पिरामिड के शीर्ष पर बैठे लोग अच्छी तरह जानते थे कि जुआंग परिवार सहस्राब्दियों से भारत में मौजूद था। अलीबाबा या टेंसेंट जैसी कंपनियां उनके लिए बच्चों का खेल थीं। वे भारत के सबसे धनी और सबसे प्रतिष्ठित, फिर भी सबसे विवेकशील परिवार थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी को पता चला कि जुआंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी जुआंग यंग केवल शिवम की निजी सहायक थी, जो दर्शाता है कि भयानक पृष्ठभूमि और पहचान। फिर भी शिवम के परिवार के बारे में कोई भी प्रभावी जानकारी हासिल नहीं कर सका, मानो वे हवा में ही गायब हो गए हों। क्या उनके पास न केवल हीरे और सोने की खदानें थीं, बल्कि एक सेज क्रिस्टल की खदान भी थी? उनके पास इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले सेज क्रिस्टल होने का और क्या मतलब हो सकता था? मुझे ऐसे मत देखो, शिवम ने मानो उनके विचारों को भांप लिया। अगर कोई सेज क्रिस्टल की खदान होती तो क्या उसे सचमुच दुनिया के सभी जासूसों से छिपाया जा सकता था? तो फिर जिन अवशेषों के दर्शन आप कर चुके हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और अनगिनत पूर्वज पहले भी कई बार वहां जा चुके हैं। जो भी अतिरिक्त सामान बचा था वह बहुत पहले ही हटा दिया गया था। शिवम ने चौंकते हुए दावा किया। हे भगवान, धिक्कार है। हे भगवान, सलाहकार, हम आपके परिवार के बचे खुचे सामान को इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सलाहकार, आखिर आपका परिवार करता क्या है? मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। हे, कह नहीं सकता। शिवम ने अपनी उंगली होठों पर रख ली। क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो? बिल्कुल, हम बनना चाहते हैं। बेशर्म महाशक्तियों के उपयोगकर्ता पास आ गए। सलाहकार, क्या आपके माता पिता पालक पुत्र लेते हैं? मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं भी। चलो, पुनर्जन्म ही एकमात्र रास्ता है। अगर तुम मेरे बेटे बन गए तो आखिरकार सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हा, लॉन्ग टिंग, जो आमतौर पर गंभीर रहता है, भी हंसे बिना नहीं रह सका। यह इतना आसान नहीं है, शिवम ने बनावटी ज्ञान के साथ कहा। पुनर्जन्म एक कला है।
शाम को विमान धीरे धीरे महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के तीसरे अड्डे पर उतरा और जिन शीर्ष अधिकारियों को खबर मिली थी वे पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रमुख भी खुद आए। वाह, योजना से एक दिन ज्यादा लग गया, लेकिन अरबों अमेरिकी डॉलर कमाना सार्थक रहा। अपने ही देश की गर्म हवा में सांस लेना वाकई ज्यादा सुकून देने वाला था। अरे फैंग, तुम्हारे हाव भाव से लग रहा है कि इस बार तुम्हारी कमाई काफी अच्छी रही है ना? शिवम के पास वह जानी पहचानी और मिलनसार आवाज गूंजी। यो प्रमुख, हे, तुम तो रोज इतने व्यस्त रहते हो, तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम अगली बार दूसरे देशों से सारा पैसा ऐंठने की योजना बना रहे थे? प्रमुख ने अपनी दाढ़ी झाड़ते हुए और घूरते हुए कहा, लेकिन उसके लहजे में जरा भी गुस्सा नहीं था, वह बहुत खुश भी लग रहा था। सुना है इस बार तुमने दूसरे देशों के महाशक्तियों को सबक सिखाया है और ज्यादातर फसल भी खुद ही हथिया ली है। इस बार यानहुआन का नेतृत्व करने के लिए शिवम को भेजकर सरदार वाकई ऐसे नतीजों के लिए मानसिक रूप से बहुत पहले ही तैयार हो गया था। कौन सरदार से चुगली कर रहा है? शिवम जोर से चिल्लाया। सरदार, मेरी कोई गलती नहीं है। शिवम ने एक गलत भाव दिखाया। इस बार की हरकतें पूरी तरह से आपके निर्देशों के अनुसार थीं। उन्हें अवशेष में कुछ जाल मिले और हर एक ने अपनी ताकत और ऊर्जा बुरी तरह से खत्म कर दी, इसलिए मैंने उन्हें गोलियां बेचने की पहल की। हा, सलाहकार सचमुच एक लुटेरा है। क्या वह बेचना नहीं था, वह तो जबरन वसूली थी। इस ऑपरेशन में शिवम के साथ शामिल महाशक्तियों के सरदारों ने उसकी बेशर्मी भरी हरकतों के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि सलाहकार का दिल कितना काला है? उसने एक उपवास की गोली 50,000 अमेरिकी डॉलर में बेची। एक ची इकट्ठा करने की गोली कई मिलियन अमेरिकी डॉलर में। सबसे अजीब बात तो यह है कि वे विदेशी लोग उन्हें खरीदने के लिए हाथापाई कर रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि इसकी कीमत कितनी है तो वे रो पड़ते। ... और क्या तुमने मुझसे उनके लिए पीने के लिए कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा था? मुझे 100 ग्राम से ज्यादा सेज क्रिस्टल मिले थे, इसलिए मैंने उदारता से उन्हें सब दे दिया। फिर भी उन्हें शक हुआ कि मैं और जमा कर रहा हूं और उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। शिवम का स्वर शिकायत से भरा था, लगभग आंसू बहाने के कगार पर। लेकिन मेरे पास और कहाँ है? मैंने इसे गोदाम से बाहर तस्करी करने के लिए एक बुद्धिमान प्रणाली द्वारा बिजली के झटके का जोखिम उठाया। मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। चुपके से बता दूं, उस गोदाम का बुद्धिमान सिस्टम सलाहकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करता है। उसने बस कुछ एक समस्याएं हल की और अंदर घुस गया, जबकि दूसरे देशों के बाकी सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कितना भयावह! ... फिर से कहो। शिवम ने अपनी तेज सुनने की क्षमता से तुरंत अपना सिर घुमाया और उन्हें खतरनाक नजरों से घूरा, और किसी ने भी उसकी कमियों को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। तो बताओ, मुझे कैसे अन्याय महसूस नहीं होगा? मैंने कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। 100 से ज्यादा लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी तलाशी भी लेनी चाहिए, इसलिए मेरे पास उन सबको मार गिराने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओह! मुखिया के माथे पर काली रेखाएं पड़ गईं। हालांकि वह जानता था कि शिवम की ज्यादातर बातें शायद सच थीं, लेकिन उस लहजे में सुनकर एक अलग ही एहसास हुआ। 100 लोग आप पर टूट पड़ते हैं और आप उन सबको मार गिराते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आपने यह अनिच्छा से किया। क्या जिन लोगों को तुमने पीटा वे सचमुच दुखी नहीं हैं? लेकिन मैंने सोचा, मैं 21वीं सदी का एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, मुझे बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए। सिर्फ इसलिए हत्या नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैंने उन्हें उपचार की गोलियां बेची और सबका इलाज करवाया। सलाहकार का वह दुष्ट चेहरा देखो, उसने जीवन निर्माण की गोली 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर में बेची। क्या ये सरासर लूट नहीं है? बिल्कुल। किसी को आधा मार दो, फिर उसे दवाइयां बेच दो। क्या तुमने इससे ज्यादा बेशर्मी कभी देखी है? उफ, सच में नहीं। ... ठीक है, मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो जब तक तुम सब सुरक्षित वापस आ जाओ। मुखिया शिवम के चरित्र को जानता था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी नुकसान नहीं होता, और इस मामले में दोष उन महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं का था जो ज्यादा से ज्यादा बस थोड़ा बहुत बड़बड़ा रहे थे, ध्यान देने लायक नहीं। फसल कैसी है चीफ? हमारे पास सलाहकार के लिए लगभग 120 ग्राम सेज क्रिस्टल हैं। लॉन्ग टीम ने शिवम को देखा। ओह चीफ, मैं आपको पिछली बार बताना भूल गया था, मेरे घर पर ये सामान बहुत है। मेरे परिवार ने मेरे लिए एक गोदाम छोड़ा है, आप लोग अभी इनका इस्तेमाल करें। अगर ये काफ़ी ना हो तो बेझिझक और मांग लें। शिवम ने सीधे मुट्ठी भर आकार के 10 सेज क्रिस्टल निकाले, जो पृथ्वी के वर्तमान स्तर पर अकेले इन 10 का ही लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन शिवम के लिए ये 10 तो बस एक बूंद थे। पूरा गोदाम! चीफ का मुंह खुला का खुला रह गया, उसने भी इतने बड़े सेज क्रिस्टल के बारे में कभी नहीं सुना था। शिवम की पृष्ठभूमि क्या है? पृथ्वी का मालिक। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उसे नहीं मिल सकती? विशेष मिशन पूरा हुआ, मेज़बान को इनाम मिला, फैंग कियान के पारिवारिक रत्न। हा, आखिरकार हो गया। ठीक उसी समय जब शिवम
चीफ के साथ मजाक करते हुए उसे अचानक लिटिल यी का संदेश मिला, इन लोगों का रिफ्लेक्स आग बहुत लंबा है, मुझे लगा कि ये अंटार्कटिका में ही डर के मारे बेसुध हो गए होंगे। चीफ, ठीक है, मैं ये चीज़ें आपके पास छोड़ देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड घर पर हॉट पॉट का इंतज़ार कर रही है, मैं अब चलता हूँ, ठीक है। ज़रूर, चीफ ने हाथ हिलाया, क्या मैं किसी को तुम्हें वापस ले जाऊँ? ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नखरेबाज हूँ, लेकिन यहाँ के विमान अभी भी मेरे होम डिलीवरी विमान जितने तेज़ नहीं हैं। शिवम के सूर्य देव ने अपना ऑटोमेटिक क्रूज मोड पहले ही शुरू कर दिया था और बेस के पास पार्क कर दिया था। ठीक है, जब समय मिले तो आज जाना। चीफ सिर्फ विनम्र नहीं थे, शिवम की पृष्ठभूमि और क्षमता को देखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि फायदा ही है। शिवम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंत में कुछ ही कदम चलकर गायब हो गया। वह बच्चा वाकई समझ से परे है। चीफ, क्या आपको उसकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए किसी की ज़रूरत है? उसका परिवार इतना साधारण नहीं लगता। हे, कोई ज़रूरत नहीं, उसके परिवार की प्राचीनता हमारी कल्पना से भी परे है। चीफ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उन्हें कुछ पता हो। चलो, इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करना, इन्हें बर्बाद मत करना। ज़ियाओ यी ऑप्टिकल छलावरण बंद करो, मंजिल जियांगनान बियुवान विला नंबर 1। शिवम अधीरता से कार में कूद गया और ये देखने लगा कि फैंग कियान के तथाकथित पूर्वज के पारिवारिक रत्न असल में क्या थे। मेज़बान, ये सचमुच एक खजाना है, पूरे ब्रह्मांड में अनोखा। यह क्या है? बहुत शक्तिशाली, शिवम ने खुशी से पूछा। एक रोशनी चमकी और शिवम की हथेली में एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट दिखाई दिया, जिसके बीच में एक हरा छोटा सा क्रिस्टल था, जो एक रहस्यमय और अनोखी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। मेजबान, आपके सभी पूर्वजों में फैंग कियान सबसे खास हैं। उन्होंने अपना सारा प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान में समर्पित कर दिया, यह उनकी सैकड़ों वर्षों की कड़ी मेहनत का फल है। आप इसे स्पेस टाइम स्टोव कह सकते हैं। यह क्या करता है? इस स्पेस टाइम स्टोव के जरिए आप घर से बाहर निकले बिना ब्रह्मांड में कहीं से भी अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। क्या ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है? इसे इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हो? मैं अपने पिताजी से इसे कुरियर से भिजवा सकता हूँ। बकवास, डिलीवरी में बहुत समय लगता है। क्या आप इस हरे क्रिस्टल को देख रहे हैं? यही तो इसे अनोखा बनाता है। इसे स्पेस टाइम स्टोन कहते हैं। ये हर महीने अपने आप ऊर्जा सोख लेता है। अगर आप पर्याप्त पैसे देते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ें इस स्पेस टाइम स्टोन के जरिए सीधे आपके पास पहुंचाई जा सकती हैं। वाह, प्रभावशाली! इतनी अच्छी चीज़ तुम्हारे पास कैसे रह गई? शिवम ने हैरानी से पूछा। क्या इसलिए नहीं कि जिस इलाके में तुम्हारी धरती है वहाँ पक्षी भी मलमूत्र नहीं करते? नन्ही यी ने जवाब दिया। तुम्हारे पूर्वज कॉस्मिक फेडरेशन के इलाकों में रहते थे और तुम सोच भी नहीं सकते कि यह कितना सुविधाजनक था। इस चीज़ को यहाँ एक दिव्य कलाकृति माना जाता है, लेकिन उनके लिए यह वैकल्पिक था। तो मैं सही सोच रहा था कि मेरे पूर्वज इतने दयालु नहीं थे कि मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ छोड़ जाएं। शिवम ने आंखें घुमाईं। क्या मैं अब इस चीज़ से सामान खरीद सकता हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे पास कॉस्मिक सिक्के हैं? क्या तुम्हारा कॉस्मिक बैंक में खाता है? अगर नहीं, तो तुम हथौड़े से चीज़ें कैसे खरीदोगे? मैंने तुम्हें अनगिनत बार कहा है, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ। कृपया थोड़ा सम्मान करो, शिवम ने सख्ती से कहा। उफ़, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। तुम्हारे पापा उस वक्त तुमसे 100 गुना ज़्यादा समझदार थे। अगर उन्होंने मुझसे तुम्हारी मदद न मांगी होती तो मैं परवाह ही न करता। एक औरत भी तुम्हें बांसुरी की तरह बजा सकती है। चुप रहो, किसी के मुंह पर मत मारो, जहां दर्द हो वहां छुरा मत मारो। हर कुछ दिनों में शुरू होने वाली ये बहस आधे घंटे बाद खत्म हो जाती थी। लिटिल यी अपनी समृद्ध शब्दावली से लैस एक बार फिर जीत गया और उसने तीखी गालियां दी। गल्प गल्प, शिवम ने पानी का एक बड़ा घूंट लिया। बहस ने उसे प्यासा कर दिया था। लगता है अगली बार मुझे अपने पापा से कुछ कॉस्मिक कॉइन मांगने चाहिए, वरना इतनी अच्छी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। शिवम ने मन ही मन बुदबुदाया। स्पेस टाइम स्टोव के साथ अगर स्पेस वर्महोल कुछ सालों में खुल भी जाता तो भी शिवम उसे आसानी से संभाल सकता था। तेंगक्सुन कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो गया और यह वाइगो कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई। भारत में रिलीज होने के बाद से डुपोकांग क्योंगेक ने बॉक्स ऑफिस पर 12 बिलियन युआन की कमाई को पार कर लिया। वीआर सिनेमा का पहला बैच यूरोप और अमेरिका में पहुंचा, जिससे सुपर गॉड इन्फिनिट फिल्म कंपनी को भविष्य में भारी मुनाफा हुआ। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। भारत स्थित जियांगनान विश्वविद्यालय की एक टीम ने अपने नए पादप जीन संशोधन विधियों के लिए जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता। जियांगनान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फांग जुएयू को शिक्षाविद की उपाधि मिली। शिक्षाविद वर्कस्टेशन आधिकारिक तौर पर जियांगनान विश्वविद्यालय में स्थापित होगा और सभी खर्च शिक्षाविद फांग जुएयू स्वयं वहन करेंगे।
सिर्फ एक महीने में ही भारत में कई धमाकेदार खबरें आईं, जिनमें से लगभग सभी फांग जुएयू के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, जिससे उनकी लोकप्रियता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। राष्ट्रीयपति अपनी वर्तमान प्रसिद्धि का वर्णन नहीं कर सकता। अमीर, प्रतिभाशाली और आकर्षक, लगभग हर भारत लड़की का सपना, लेकिन गुओ शिन्यू ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। लोगों ने अलग ही योजनाएं बनानी शुरू कर दी और शिवम के वीबो पर तरह तरह के बच्चों की तस्वीरें कमेंट्स में दिखाई देने लगीं। डीन, यह मेरा नवजात बेटा है। क्या हम अरेंज मैरिज तय कर लें? डीन, क्या आपको बहू चाहिए या दामाद? मेरी पत्नी ने कल ही जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। 10 साल हमारे लिए ठीक हैं, घर पर कोई आर्थिक बोझ नहीं और यंजिंग में 10 घर। ऊपर वाले, क्या यंजिंग में 10 घर डीन को लुभाते हैं? डीन, मेरी पत्नी ने भी जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। हम कभी भी अरेंज मैरिज के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं और मेरी पत्नी तुरंत मर सकते हैं, ससुराल वालों की कोई समस्या नहीं। ऊपर वाला तो बहुत क्रूर है। ... हा, ये लोग असली किरदार हैं। शिवम इन टिप्पणियों पर जोर से हंसा। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और लोग उसके होने वाले बच्चों पर नजर गड़ाए हुए थे। हालांकि अमीर लोगों के लिए 20 साल की उम्र में शादी और बच्चे पैदा करना आम बात थी, गुओ शिन्यू का करियर फल फूल रहा था और वह कुछ और साल कड़ी मेहनत करना चाहती थी। अपने सपने पूरे करने और भारत में अपना सोलो टूर आयोजित करने के बाद वह शादी के बारे में सोचेगी। शिवम ने स्वाभाविक रूप से गुओ शिन्यू के सपनों का समर्थन किया और कोई जल्दबाजी नहीं की। सुपर गॉड अकादमी में कुछ प्रशिक्षण और लगातार आनुवंशिक सुधार के बाद गुओ शिन्यू की स्वर प्रणाली और गायन कौशल नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। वह गायन तकनीक के शिखर पर पहुंच चुकी थी। द बैम्बूज लास्ट सॉन्ग के बाद से गुओ शिन्यू ने दर्जनों सिंगल्स रिलीज किए। कई लोगों को लगा कि वह केवल शिवम के संबंधों और आर्थिक स्थिति के कारण ही प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के बाद किसी ने उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। डूपो कैन कियोंग एक के शुरुआती और आखिरी गाने कई अन्य प्रविष्टियों के साथ गुओ शिन्यू ने खुद रचे और लिखे थे। आईट्यून्स पर उनके 3 गाने टॉप 10 चार्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। वह थीम सॉन्ग यूथफुल एम्बिशंस इनोसेंट फीलिंग्स 3 हफ्ते पहले से ही चार्ट पर छाया हुआ था, जिसकी 3 करोड़ से ज़्यादा बिक्री और स्ट्रीमिंग के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे। अपने बॉयफ्रेंड शिवम को नज़रअंदाज करते हुए भी गुओ शिन्यू खुद मनोरंजन जगत में एक उभरता सितारा बन गईं। उनके वीबो फॉलोअर्स की संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा हो गई, जो शिवम से मुश्किल से ही कम है। क्या ही आश्चर्य की बात है। हाल ही में कई कामों में व्यस्त शिवम ने गुओ शिन्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दम पर इतना कुछ हासिल कर लेगी। शिवम वीबो पर स्क्रॉल करते हुए गुओ शिन्यू की चीख सुनकर चौंक गया। क्या बात है शिन्यू? शिवम ने पूछा। वह शायद ही कभी इस तरह अपना संयम खोती थी। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसके हाव भाव थोड़े विक्षिप्त लग रहे थे। ग्रैमी ने मुझे 2020 के पुरस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और मेरे 3 गाने नामांकित हुए थे। ओह, क्या ये सामान्य नहीं है? शिवम ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। गुओ शिन्यू अब एक असली हिडन एलिमेंटर थी। आनुवंशिक परिवर्तन के बाद वह हम लोगों से कहीं ज़्यादा परफेक्ट थी। बिना प्रशिक्षण के भी उसकी आवाज़ दिव्य थी। सुपर गॉड अकादमी के शिक्षकों के मार्गदर्शन में ग्रैमी जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, है ना? पुरस्कार समारोह अगले महीने की 7 तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑस्कर सेंटर में है। क्या तुम मेरे साथ आओगी? गुओ शिन्यू की आंखें लालसा से भर गईं। जरूर, शिवम ने सिर हिलाया। गुओ शिन्यू के साथ किसी आउटिंग पर गए हुए उसे बहुत समय हो गया था, इसलिए उसके साथ जाने का यह एक अच्छा मौका था। लेकिन क्या ऐसे आयोजनों में आने वाले लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ ले जा सकते हैं? शिवम ने पूछा। चूंकि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, इसलिए किसी पुरस्कार समारोह में जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? शायद मुझे आयोजकों को एक संदेश भेजना चाहिए। क्या नामांकन की अवधि समाप्त हो गई है? अभी नहीं, 1 हफ्ता बाकी है। कई गायक आखिरी मिनट में चार्ट में जगह बनाने के लिए नए गाने तैयार कर रहे हैं। हे, इससे काम आसान हो जाता है। शिवम हंसा। क्यों ना मैं भी किसी पुरस्कार के लिए आवेदन कर दूं? हम साथ चलेंगे। मैं कल एक गाना लिखूंगा। बड़े संगीत प्लेटफॉर्म पर चार्ट में जगह बनाने के लिए 1 हफ्ता काफ़ी है, फिर मैं आपके साथ पुरस्कार लेने चलूंगा। हम गुओ शिन्यू ने उत्साह से सिर हिलाया। वहां मौजूद कोई भी और तो हक्का बक्का रह जाता। एक दिन में एक गाना लिखना और चार्ट्स में छा जाने की योजना बनाना, क्या उसे लगता था कि दूसरे गायक बस मजाक कर रहे हैं या ग्रैमी नामांकन यूं ही दे दिए जाते हैं? लेकिन शिवम के लिए ये खाना पीना जितना आसान था। कैसा है टीचर एल्विस, टीचर चोपिन, टीचर माइकल? इस गाने की व्यवस्था, बोल और कोरियोग्राफी कैसी है? सुपर साउंड अकादमी में कई बदलावों के बाद शिवम ने अपने काम का पूरा संस्करण पूरा किया। 2 प्रभावशाली दिखने वाले शिक्षकों ने उनके साथ वीडियो देखा। बहुत प्रभावशाली। इस गाने की व्यवस्था अपने समय से आगे की है, फिर भी ये लोगों को भ्रमित नहीं करती।
जो लोग संगीत में रुचि नहीं रखते वे भी इसकी लय और सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। हालांकि 1 मिनट 24 सेकंड में मुझे लगता है कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। निर्देशक, मुझे लगता है कि इन दोनों खंडों के बोलों में थोड़ा सुधार किया जा सकता है और यहाँ एक छोटा सा डांस स्टेप है। इसे साइड ग्लाइड में बदला जा सकता है और आप कॉस्मिक सोर्स पावर का उपयोग करके अपने शरीर के झुकाव को और भी शानदार बना सकते हैं। चोपिन की उंगलियां पियानो पर हल्के से थपथपाईं और फिर एक छोटा सा अंश बिना किसी रुकावट के बजाने के लिए बैठ गईं। निर्देशक महोदय, मुझे लगता है कि दोनों कोरस के बीच की धुन को थोड़ा समायोजित किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? हा, जैसा कि गुरुओं से उम्मीद थी। आपके सुझाव बिल्कुल सही हैं। कई गुरुओं के मार्गदर्शन में शिवम ने तुरंत अपने काम में बदलाव किए। दरअसल निर्धारित बदलावों के बाद ये और भी निखर गया। शिक्षक किन, मैं अंतिम संपादन आप पर छोड़ता हूँ। हा, निदेशक महोदय निश्चिंत रहें, मैं बूढ़ा किन जो वीडियो बना रहा हूँ वह उच्चतम गुणवत्ता का होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ग्रह पर इससे बेहतर कोई नहीं बना सकता। शिक्षक किन ने तुरंत अपना सावधानीपूर्वक काम शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद शिवम को एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव दी गई। यही वह रचना थी जिसे वह ग्रैमी नामांकन के लिए प्रस्तुत करना चाहते थे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक होने के नाते शिवम पहले से ही भारत और दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध थे। हालांकि कोई भी उन्हें किसी गायक या संगीत उस्ताद के साथ नहीं जोड़ता था। लेकिन जैसा कि कहावत है, अगर आपके पास ट्रैफिक है तो एक सुअर भी स्टार बन सकता है। क्या आपने नहीं देखा कि कैसे वान कांग के पालतू कुत्ते और बत्तख ने लाखों फॉलोअर्स बटोरे हैं और अनगिनत विज्ञापन सौदे हासिल किए हैं? शिवम को अपने गाने को ज्यादा बार चलाने के लिए किसी ऑपरेशन या प्रचार की जरूरत नहीं थी। उसने वीबो खोला और अपने गाने का एक लिंक जोड़कर 10,000 युआन के इनामी गिवअवे भेज दिए। इनाम का इंतजार है। पतिदेव, मुझे चुन लो, मैंने पहले कभी नहीं जीता। एक बार मेरी तरफ तो देखो। रुको, डायरेक्टर ने आज नया लिंक कैसे पोस्ट कर दिया? क्या डायरेक्टर ने अब विज्ञापन लेना शुरू कर दिया है? स्टार एबिस, क्या यह मिस शिन्यू का नया गाना है? संगीतकार शिवम, गीतकार शिवम। हे भगवान! डायरेक्टर, क्या अब आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं? 6,66,666। तुम पैसे कमा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और अब गा भी सकते हो और संगीत भी बना सकते हो। डायरेक्टर, मुझे बस इतना बताओ कि तुम क्या नहीं कर सकते। क्या दुनिया बहुत ज़्यादा अन्यायी नहीं है? एक ही इंसान के सिर पर इतनी सारी अच्छी चीज़ें कैसे आ गिरीं? ऊपर वाले से शायद तुम्हें पुनर्जन्म लेना चाहिए और शायद डायरेक्टर का बेटा बन जाना चाहिए। बकवास बंद करो, पहले सुनो। ठीक है, पैसे के साथ तुम क्या नहीं कर सकते? लोग कॉन्सर्ट से पैसा कमाते हैं। अली के माँ बाबा को देखो, पैसा कमा रहे हो और कॉन्सर्ट कर रहे हो। अब वह बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में मानद प्रोफेसर हैं, लेकिन इस स्तर पर। पापा माँ से माफ़ी। ठीक है, पहले सुनो। गीत का शीर्षक स्टार एबिस था, जिसकी थीम सितारों, समुद्र और प्रकृति पर आधारित थी। इसमें शास्त्रीय लालित्य और सुंदरता को बरकरार रखते हुए आधुनिक गीतों की धुनों और संयोजनों का मिश्रण था। प्रस्तावना के साथ पियानो और वायलिन की ध्वनियाँ थीं। शिवम की चुंबकीय आवाज़ मानो किसी असीम, अलौकिक आकाश से आ रही हो। उसकी आवाज़ साफ, स्पष्ट और बेहद मार्मिक थी। गीत की धुन, जो रूह को छू लेने में सक्षम थी, संगीत के दूसरे स्तर और उससे ऊपर की सभ्यताओं द्वारा लंबे विकास से विकसित एक तकनीक थी। हर श्रोता को ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाशगंगा में तैर रहा हो और उसे आकाशगंगा के अलावा कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। इतना सुंदर, मैं रोने वाला हूँ। इतना अद्भुत गीत कैसे हो सकता है? हे भगवान! इसकी ऊंची आवाज़ किसी समुद्री राक्षस के गायन जैसी लग रही थी। विटास भी पीछे छूट गया। निर्देशक, क्या मैं आपका गाना सुनने आऊं या आप अपना गला मेरे पास भेज देंगे? इसे वायरल करो। वायरल? ये ट्रेंड करना ही चाहिए। निर्देशक की पत्नी प्रशंसक कहाँ हैं? जल्दी से लाइक और कमेंट करो। इतना सुंदर गीत दफन नहीं होना चाहिए। लिंक का अनुरोध है। @NetEasyCloud, क्या आप बिजनेस में हैं या नहीं? जल्दी करो और इसे खरीद लो। मैं इसे ज़रूर पैसे देकर सुनूंगा। @NetEasyCloud, जल्दी करो और इसका प्रचार करो, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मेरा डायरेक्टर तुम्हें खरीद लेगा? कुछ ही मिनटों में वीबो पोस्ट पर 10 लाख से ज़्यादा क्लिक हो गए। क्लिक करने वाले लगभग सभी लोगों ने गाना भी सुना और प्ले काउंट क्लिक रेट से कई गुना ज़्यादा था, जिससे पता चलता है कि सभी ने इसे बार बार बजाया। वाह, इतनी जल्दी! शिवम अभी अभी टॉयलेट गए थे। उन्होंने वीबो स्टाफ से मैसेज पिन करने के लिए भी नहीं कहा था, फिर भी फैंस ने इसे खुद ही फैला दिया था। यंग मास्टर, अभी अभी नेटीज़ म्यूजिक के प्रमुख ने फ़ोन किया था, आपके गाने के प्लेटफॉर्म राइट्स मांगे थे। उन्होंने कहा कि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है और सारी कमाई आपको मिलेगी। ज़रूरत नहीं है। चलो, ये गाना भारत में मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन अगर विदेशी प्लेटफॉर्म इसे खरीदना चाहें तो भारी कीमत मांगें। समझ गया, युवा गुरु। जूंग यंग ने ऑर्डर लिया और वहां से चला गया। इस गाने की लोकप्रियता आसमान छू रही थी।
कई संगीत के उस्तादों और गायकी के सुपरस्टार्स, यहाँ तक कि राजाओं और रानियों ने भी इसकी खूब तारीफ की। हान होंग, वाह, ये गाना बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और गायन भी लाजवाब है। अगर यह कोई टैलेंट शो होता तो मैं तुरंत उसके लिए मुड़ जाता। जोंग वेन, भारत के संगीत जगत में मैंने कई सालों में सुना सबसे बेहतरीन गाना है। वान फी, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि एक पुरुष की आवाज़ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। बिल्कुल अद्भुत। हुआ तसाई, भारत के संगीत जगत के भावी उत्तराधिकारी यहाँ हैं। वाईगू कंपनी के संगीत विभाग के कर्मचारी कई दिनों से व्यस्त थे। ग्रैमी पुरस्कारों से पहले उन्हें नामांकितों का चयन करने के लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना था। खासकर इस दौरान प्रमुख मंचों पर प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी। असाधारण गायकों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की और पहले ही समाप्त हो चुकी थीं। 20,000 गाने विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकित हुए थे, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अरे लाइम्स, भारत का एक और गाना चार्ट पर है। ओह, क्या ये फिर से वही महिला गायिका गुओ शिन्यू है? नहीं, इस बार यह एक पुरुष है और उसका नाम दुनिया के सबसे अमीर आदमी के नाम जैसा ही है। देखो शिवम, प्ले काउंट कैसा है? ये डेटा, हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए सूचीबद्ध किया गया और यह पहले ही शीर्ष 3 में पहुंच गया। क्या ये कैसे संभव है? अब तक किसी भी गाने को शीर्ष रैंक तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगा, कभी कभी उससे भी ज्यादा, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। स्टार एबिस ने 5 मिनट से भी कम समय में लाखों प्ले का आंकड़ा पार कर लिया और इसकी रियल टाइम डाउनलोड रैंक तुरंत नंबर 1 पर पहुंच गई। जल्दी से जांच करो, भारत का ये गायक असल में कौन है? ये लाइम्स, ये असल में वही शिवम है। कौन सा शिवम? दुनिया का सबसे अमीर आदमी शिवम। उसने आज सुबह ही अपने देश के वीबो प्लेटफॉर्म पर यह गाना रिलीज किया है। गाने की लोकप्रियता तो पहले ही आसमान छू रही है। लाइम्स ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, भगवान बहुत अन्यायी है। वो इतना अच्छा गा भी कैसे सकता है? स्टारी स्काई रिलीज होने के 6 मिनट के अंदर ही आईट्यून्स पर प्ले और डाउनलोड दोनों के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया। रिलीज होने के 10 मिनट के अंदर ही यह ओरिकॉन चार्ट्स पर पहले स्थान पर पहुंच गया और 13 मिनट के अंदर बिलबोर्ड चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गया। ये गाना एक बेजोड़ तलवार की तरह था जिसने दुनिया भर के सभी संगीत चार्ट्स को तहस नहस कर दिया। प्ले और डाउनलोड की संख्या में भारी उछाल आया और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एक संगीत चमत्कार बताया। इन चार्ट्स की शुरुआत से अब तक किसी ने भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। आप अपनी प्रतिभा और खूबसूरती पर भरोसा करके बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, फिर भी दीन परिवार के समर्थन पर जोर देते हैं। देखा, ऐसा तब होता है जब किसी के पास हुनर तो होता है, लेकिन वह ठीक से गा नहीं पाता। दीन के पास अरबों की विरासत के अलावा कोई चारा नहीं होता। ग्रैमी नामांकन आने वाले हैं। मुझे याद है कि मिस शिन्यू के 3 गाने नामांकित हुए थे। मुझे यकीन है कि दीन को भी जल्द ही निमंत्रण मिलेगा। नेटिजन्स की अटकलें बिल्कुल सही थीं। दोपहर तक शिवम को ग्रैमी से फ़ोन आ गया था, जहां स्टारी स्काई को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 12 पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला था, जो बिल्कुल अभूतपूर्व था। जब ग्रैमी नामांकन सूची की आधिकारिक घोषणा हुई तो भारत संगीत जगत में धूम मच गई। भारत में ग्रैमी विजेता कम नहीं थे, लेकिन वे सभी लंबे समय से प्रसिद्ध संगीतकार थे। लेकिन आज से पहले कोई नहीं जानता था कि शिवम गा सकते हैं और वह डायनामाइट कार्ड की तरह मंच पर छा गए। लेकिन दोबारा सोचने पर यह उनके काम करने के सामान्य तरीके से मेल खाता हुआ लग रहा था। पिछले साल से पहले कोई भी इस नाम को नहीं जानता था, लेकिन अरबपतियों को भी धन संचय करने में समय लगता है ना? शिवम रातों रात अमीर और प्रसिद्ध हो गए। ग्लोबल स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन में भाग लेने से पहले उस क्षेत्र में उनके तकनीकी कौशल के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर भी उन्होंने अप्रत्याशित रूप से चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जिससे भारत के वर्षों से निष्क्रिय क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया। उसके बाद उनके 20 उच्च स्तरीय शोधपत्रों ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी, जिससे पूरा वैज्ञानिक समुदाय उनका नाम याद रखने लगा। और आज एक संगीतकार के रूप में उन्होंने संगीत जगत में एक बड़ी हलचल मचा दी। तो अब वह कौन सा ज़बरदस्त आयोजन करेंगे? वीबो स्टाफ ने ज़बरदस्त पेशेवर रवैया दिखाया, क्योंकि जैसे ही यह खबर आई, उन्होंने शिवम के वीबो पर सर्टिफिकेशन में एक नई पंक्ति जोड़ दी। शिवम के वीबो सर्टिफिकेशन में दर्जनों शीर्षक थे और छोटी सी जगह लगभग सामग्री से भरी हुई थी, लेकिन उनमें से कोई भी एक प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर सकता था। जब हर कोई अभी भी सदमे, प्रशंसा या ईर्ष्या की भावनाओं में डूबा हुआ था, शिवम ने वीबो पर एक और ट्वीट पोस्ट किया। सबसे पहले, स्टारी स्काई के लिए आपके समर्थन और प्यार के लिए आप सभी का शुक्रिया। सच कहूं तो मैंने ये गाना ग्रैमी पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं लिखा था। बात बस इतनी है कि मेरी गर्लफ्रेंड गुओ शिन्यू को नामांकित किया गया था और मैं नहीं चाहता था कि वह समारोह में अकेले जाए, इसलिए मैं बस ऐसे ही उसके साथ जा रहा हूं। नेटिजन्स के कमेंट्स तेजी से आने लगे। सुनो, क्या कोई ऐसा ही कहता है?
इतने सारे गायक नामांकन के लिए जिंदगी भर कोशिश करते हैं और दीन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पुरस्कार लेने के लिए ऐसा कर रहा है। इस शेखीबाजी के लिए 99 अंक मिलते हैं, आखिरी अंक इसलिए नहीं कि कहीं दीन अगली बार ज्यादा न बोल दे। हे भगवान, ये कैसा परीक्षा जैसा प्यार है, मुझे बहुत जलन हो रही है। चलो सब नींबू खाते हैं। नींबू के पेड़ों पर नींबू के फल लगते हैं, नींबू के पेड़ के नीचे तुम और मैं नींबू के पेड़ के सामने खेल खेल रहे हैं। ... तुम हमेशा दिखावा करना कितना पसंद करती हो। गो शिन्यू ने मजाकिया अंदाज में शिवम की छाती पर थपकी दी, फिर भी उसका चेहरा मिठास से भरा था। यही तो था उसका मर्द। हा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कमाल की हूँ। तुम शायद सारे 12 अवार्ड जीत लोगी। गो शिन्यू हंसी। मैंने भी वो गाना सुना है, वो वाकई कमाल का है। हालांकि मैं तुमसे ज्यादा समय से पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे स्तर तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। ये एक खास हुनर है। संगीत में भावनाओं और कल्पनाओं को लाने के लिए गहरी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। अगली बार कुछ ऐसे गुरु ढूंढो जो तुम्हें सिखाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति में माहिर हों। तुम ये काम जल्दी ही कर लोगी। मुझे खूब पढ़ाई करनी होगी। चूंकि इस यात्रा का ज्यादातर आयोजन ग्रैमी कार्य दल ने किया था, इसलिए शिवम ने अपना निजी जेट नहीं लिया, बल्कि आयोजकों द्वारा गो शिन्यू के साथ आयोजित व्यावसायिक उड़ान में सवार हो गए। कहते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़िया खाना हो जाता है तो कभी कभी साधारण व्यंजनों की तलब लगती है। जरा सोचिए, शिवम ने खुद कभी व्यावसायिक उड़ान नहीं भरी थी और उन्हें यह आश्चर्यजनक रूप से नया लगा। पहली बार विदेश जा रहे हो, क्या तुम घबरा रहे हो? शिवम ने पूछा। थोड़ा सा। मैंने कभी इतने भव्य समारोह में हिस्सा नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखूं। गो शिन्यू का चेहरा तनाव और चिंता से भरा था। हा, घबराओ मत, खुद पर भरोसा रखो। शिवम ने दिलासा दिया। हम दोनों के जाने से पुरस्कार हमारी झोली में हैं। हम प्रतिस्पर्धा नहीं करने जा रहे हैं, हम अपने पुरस्कार लेने जा रहे हैं। हालांकि हर साल ग्रैमी समारोह नए चेहरों से भरा होता था, शिवम का मानना था पृथ्वीवासियों की तुलना में उनकी शारीरिक और रचनात्मक श्रेष्ठता को देखते हुए अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई होती तो पुरस्कार उनके ही होते। प्रथम श्रेणी उतनी प्रभावशाली नहीं होती। शिवम ने अपनी सीट चीक की। यह मेरे निजी जेट से थोड़ा कम आरामदायक है। तुम एक व्यावसायिक विमान की तुलना निजी जेट से कैसे की जा सकती है? तुम्हारा तो सिर्फ एक विमान नहीं है, ये तो आसमान में तैरता एक महल है। खैर, बस कुछ ही घंटे हैं। एक झपकी और हम वहां पहुंच जाएंगे। शिवम आराम से बैठ गया। शिवम की नज़र अचानक उनके पास से गुजर रहे एक युवक पर पड़ी। क्या हुआ? गो शिन्यू ने शिवम की नज़रों का पीछा किया। वह युवक उनकी उम्र का ही लग रहा था, लंबा लेकिन थोड़ा दुबला पतला, नाजुक न्यान नक्श और शिवम जैसी ही आभा वाला। एक छिपा हुआ तत्व। दोनों ने एक दूसरे को देखा। महाशक्तियों के उपयोगकर्ता, मार्शल कलाकार और छिपे हुए तत्व समान थे, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण अंतर थे। दोनों छिपे हुए तत्व होने के कारण वे एक नज़र में अंतर देख सकते थे। जियाओ यी, क्या ये व्यक्ति हमारे परिवार के प्रभाव क्षेत्र में है? शिवम को तुरंत संदेह नहीं हुआ, क्योंकि जून शिन्यान 1 लाख से ज्यादा उच्च स्तरीय छिपे हुए तत्वों का नेतृत्व करता था और कभी कभी किसी से मिलना असामान्य नहीं था। होस्ट, ये व्यक्ति आपके परिवार का नहीं है क्या? शिवम को यकीन था कि उसने ऐसे किसी व्यक्ति को सुपर गॉड अकादमी में कभी भर्ती नहीं किया था, क्योंकि वे सभी उसका प्रतीक चिन्ह धारण करते थे। क्या पृथ्वी पर वास्तव में संभावित मार्गदर्शन तकनीक जैसी कोई चीज हो सकती है? नहीं, मुझे यकीन है। होस्ट, मुझे उस युवक से मेरे जैसी ही एक नाड़ी का प्रवाह महसूस हुआ। आपका मतलब है? मुझे डर है कि उसके पास भी मेरी जैसी एक बुद्धिमान प्रणाली हो सकती है, और वह भी किसी दूसरे या उससे ऊपर के स्तर की सभ्यता से। क्या ऐसा है? शिवम की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। फैंग परिवार की संपत्ति का स्रोत क्या था? उनकी जबरदस्त व्यक्तिगत शक्ति और जबरदस्त प्रभाव, उन्होंने इसे कैसे हासिल किया? उनके उद्योग पूरे ब्रह्मांड में कैसे फैल पाए और सुपरमार्केट की एक ब्रह्मांडीय श्रृंखला में शेयर भी कैसे हासिल कर पाए? निस्संदेह ये सब जियाओ यी की उपस्थिति पर आधारित था। जियाओ यी के बिना शायद फैंग पूर्वजों की पहली पीढ़ी उस आदिम और पिछड़े युग में भूख या ठंड से मर जाती, जिससे वर्तमान स्तर तक विकास करना असंभव हो जाता। जब शिवम को पता चला कि इस दुनिया में एक और व्यवस्था मौजूद है, तो उसे सबसे पहले गहरी बेचैनी हुई। वह कोई संत नहीं था, वह जानता था कि उन्नत सभ्यताओं की बुद्धिमान प्रणालियां क्या प्रदान कर सकती हैं, आधुनिक विज्ञान और ज्ञान से परे एक छलांग, आधुनिक समझ से परे विशेष शक्तियां। पृथ्वी कैसी दुनिया थी? मानवता केवल लाखों वर्षों से अस्तित्व में थी, आधुनिक उद्योग केवल कुछ 100 वर्षों से, एक ऐसा ग्रह जो मुश्किल से एक प्रथम श्रेणी की सभ्यता के शुरुआती चरणों में कदम रख रहा था। इस ग्रह पर ऐसी बुद्धिमान व्यवस्था के प्रकट होने के लिए धन, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हाथ की पहुंच में थे। जब तक कोई चुपचाप शक्ति संचित कर सकता था, पूरे ग्रह पर प्रभुत्व स्थापित करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए जब ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसे लगा कि कई चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं।
अगर उस व्यक्ति के पास उससे ज्यादा ताकत, तकनीक और धन होता तो पृथ्वी अब उसके पिछवाड़े की तरह नहीं रहती। मेजबान, आप काफी चिंतित लग रहे हैं, है ना? जियाओ यी का स्वर अविश्वसनीय रूप से शांत लग रहा था। क्या मुझे चिंतित नहीं होना चाहिए? मेरे पूर्वजों के पास भी आपकी जैसी व्यवस्था थी। देखो हमारा परिवार अब कितने आराम से रहता है, और लाखों वर्षों में हम ब्रह्मांड में सबसे धनी बनने का लक्ष्य रख सकते हैं। ये तो बस एक बहुत ही मजबूत प्रतियोगी को जोड़ना है। छी, क्या उसकी टूटी हुई व्यवस्था मेरी बराबरी कर सकती है? जियाओ यी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बुद्धिमान व्यवस्थाओं के भी पद होते हैं। क्या हम तीसरी श्रेणी की सभ्यता के गोदाम से बुद्धिमान व्यवस्था को आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते थे? मेजबान, सभ्यताओं की संख्या तारों भरी नदी जितनी विशाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीर्ष स्तरीय सभ्यता क्या होती है? शीर्ष स्तरीय सभ्यता को ईश्वर स्तरीय सभ्यता भी कहा जाता है। जब कोई सभ्यता इस बिंदु पर पहुंचती है तो वह लगभग अपने विकास के अंतिम चरण में होती है, और वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर सभ्यता शीर्ष स्तर तक पहुंच सकती है? मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मांड में 50 से ज्यादा शीर्ष स्तरीय सभ्यताएं नहीं हैं, और मैं उनमें से 30 से ज्यादा का क्रिस्टलीकरण हूं। उन सभ्यताओं के समाप्त होने के बाद ब्रह्मांड में केवल कुछ ही शीर्ष स्तरीय सभ्यताएं बची हैं, और कुछ हजार वर्षों की छोटी सी अवधि में कोई नई शीर्ष स्तरीय सभ्यता उभर नहीं सकती। जियाओ यी बड़बड़ाती रही, तो मैं एक अनोखी बुद्धिमान प्रणाली हूँ। इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं मिल सकता। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह प्रणाली आपकी पृथ्वी पर कैसे आए, उससे निकलने वाली विकिरण तरंगों से ज्यादा ये किसी तृतीय स्तरीय सभ्यता की बुद्धिमान प्रणाली है। मेरी तुलना में उस तरह की सभ्यता की व्यवस्था एक मूर्ख सुअर की तुलना बुद्धि के मामले में एक विद्वान से करने और उस अंतर को अनंत गुना बढ़ाने जैसा है। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर यह आपके खिलाफ भी खड़ा हो तो बदकिस्मत तो बस यही हो सकता है। ये तो पहले ही कह दिया, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया था। जियाओ यी की बात सुनकर शिवम ने अपनी छाती थपथपाई और उसकी सारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं। लेकिन मेजबान, लगता है वह आदमी बदनीयती से आया है। जियाओ यी ने याद दिलाया, वह आपकी जानकारी की जांच कर रहा है। मुझे पता कैसे नहीं चला? शिवम पहले से ही एक मध्यम स्तर के छिपे हुए तत्व की शक्ति पर था। सिद्धांत रूप में, जब तक अस्तित्व दिव्य क्षमता उपयोग करता या उससे ऊपर का नहीं था, उसे उसकी दिव्य इंद्रिय से बचना नहीं चाहिए था। तो कौन उसकी जानकारी की गुप्त रूप से जांच कर सकता था? जाहिर है वो युवक नहीं है। उसकी ताकत तुम्हारे जैसी ही है, वो भी एक मध्यम दर्जे का हिडन एलिमेंट है, लेकिन वो बहुत सतर्क है और अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर का डेटा स्कैन कर रहा है, जिसे रोकने में मैंने तुम्हारी मदद पहले ही कर दी है, जियाओ यी ने कहा। हे भगवान, क्या तुम मेरे पीछे आ रहे हो? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। विमान पहले ही उड़ान भर चुका था। अगर कोई गंभीर संघर्ष हुआ तो वो कोई मजाक की बात नहीं थी। वे अभी तक सोर्स एनर्जी यूजर नहीं थे, उनमें अभी भी उड़ने की क्षमता नहीं थी। विमान में अभी भी सैकड़ों आम यात्री थे। अगर विमान को कुछ हो जाता तो वो अपनी मौजूदा क्षमताओं से इतने लोगों को नहीं बचा पाता। जियाओ यी, क्या तुम उसकी जानकारी की जांच कर सकते हो? शिवम ने पूछा। बहुत आसान है, मैं आसानी से उसके सारे डेटा घुसपैठ को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसकी सुरक्षा को दरकिनार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सेकंड बाद उस युवक के बारे में सारी जानकारी शिवम की आंखों के सामने आ गई। रयुकावा सुकियो, तोकुगावा राष्ट्र का एक व्यक्ति, 23 वर्षीय, तोकुगावा राष्ट्र के महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन डार्क निंजा का वर्तमान निंजा सम्राट। तोकुगावा राष्ट्र का कोई व्यक्ति। शिवम ने आंखें सिकोड़ लीं। पिछली बार खंडहरों में उसने कई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उगाही की थी। उन्हें, अजीब बात है, ये युवा निंजा सम्राट 1 महीने पहले अंटार्कटिका के खंडहरों में क्यों नहीं दिखाई दिया? निंजा सम्राट का ये पद यानहुआंग में लॉन्गटिंग के पद के बराबर था, जो तभी प्राप्त हो सकता था जब शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों चरम पर पहुंच जाएं। उस समय तोकुगावा राष्ट्र का नेता 7वीं श्रेणी की महाशक्ति का प्रयोग करता था, इसलिए रयुकावा सुकियो की शक्ति उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। मेजबान, रयुकावा सुकियो की कहानी काफी दिलचस्प है। कुछ साल पहले वह औसत ग्रेड और पृष्ठभूमि वाला एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था और लंबे समय तक कैंपस में बदमाशी का शिकार भी रहा। फिर भी अपने दूसरे सेमेस्टर में उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। ओह, क्या वह अचानक पढ़ाई में अव्वल आया, विभिन्न योग्यताएं हासिल की, पैसा कमाना शुरू कर दिया और महिलाओं को आसानी से जीत लिया। फिर कुछ समय बाद अपने देश के महाशक्ति संगठन के संपर्क में आया और बाद में निंजा सम्राट बन गया। आपको कैसे पता चला? मेजबान, क्या आपने आध्यात्मिक रूप से उसके मस्तिष्क पर हमला किया और उसकी याददाश्त वापस पा ली? जियाओ यी हैरान रह गया। असंभव, भले ही आपकी साधना प्रणाली उसकी साधना प्रणाली से बेहतर हो, लेकिन आपके क्षेत्र एक जैसे हैं। भले ही वह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विरोध न कर सके, लेकिन उस पर मौजूद प्रणाली निश्चित रूप से उसकी अच्छी तरह रक्षा करेगी। नहीं,
मैंने नहीं सोचा था, मैंने अनुमान लगाया था। हमारे भारत के अपशिष्ट शैली के उपन्यास और प्रणाली प्रवाह उपन्यास हमेशा इसी तरह के फॉर्मूले का पालन करते हैं। यह अनुमान लगाना आसान है। शिवम ने आंखें घुमाईं। ये घिसा पिटा कथानक अनगिनत लेखकों द्वारा सैकड़ों बार लिखा जा चुका है। ऐसा लग रहा था कि वह भी ऐसी घिसी पिटी कहानी के करीब पहुंच गया है। बस फर्क इतना है कि इस प्रणाली के मालिक बनने के बाद उसे कभी संघर्ष का दौर नहीं झेलना पड़ा, बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा उसके लिए पहले ही हासिल किए गए उपक्रमों का सीधा आनंद ले रहा है। मेजबान, वह पिछली बार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास दूसरे काम थे, लेकिन तोकुगावा राष्ट्र को इतना बड़ा नुकसान हुआ था, उसके जैसा घमंडी व्यक्ति अपना घमंड कैसे दबा सकता है? तो वह यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। हे, जाहिर है वह शायद यह मान रहा होगा कि तुम्हें खंडहरों में ढेर सारे ऋषि क्रिस्टल और उन्नत तकनीकी उत्पाद मिले होंगे, जियाओ यी ने कहा। हालांकि उसकी प्रणाली एक तृतीय स्तरीय सभ्यता की है, लेकिन उसके पूर्वज तुम्हारे जैसे नहीं हैं। सबसे कुशल व्यक्ति भी संसाधनों के बिना उत्पादन नहीं कर सकता, वह उन संसाधनों को हाथ से जाने नहीं देगा। तो इस बार वह निश्चित रूप से तैयार है। शिवम ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने बगल में बैठे गुओ शिन्यू से गुप्त रूप से बात की। शिन्यू, अगर बाद में कोई विवाद होता है तो दूसरे केबिन में आम लोगों की देखभाल करने में मदद करना। क्या हुआ? क्या उस व्यक्ति के साथ कोई समस्या है? शिवम ने सिर हिलाया। विमान प्रशांत महासागर के ऊपर स्थिर रूप से उड़ रहा था और सब कुछ अविश्वसनीय रूप से शांत लग रहा था। सभी यात्री टीवी देख रहे थे और संगीत सुन रहे थे, इस बात से अनजान कि इस उड़ान में कुछ असाधारण व्यक्ति भी थे। युक्सिंग, क्या तुम्हें अभी तक उसकी सटीक जानकारी नहीं मिली? रयुकावा सुकियो अपनी सीट पर आराम से बैठा था, लेकिन अंदर से असामान्य रूप से चिंतित था। युक्सिंग, यह उस बुद्धिमान प्रणाली का नाम था जो उससे मिली थी, जो एक तृतीय श्रेणी की सभ्यता से आई थी। इस प्रणाली में तृतीय श्रेणी की सभ्यता में संचित सारा ज्ञान समाहित था। दुर्भाग्य से उनकी सभ्यता एक चतुर्थ श्रेणी की सभ्यता के आक्रमण के दौरान नष्ट हो गई। एक तृतीय श्रेणी की सभ्यता ने पहले ही अपनी आकाशगंगा पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंतिम क्षण में उन्होंने अपने तारे का विस्फोट कर दिया, जो सूर्य के द्रव्यमान से कई हजार गुना बड़ा था। जब ऐसा तारा ढहा तो एक ब्लैक होल बन गया। युक्सिंग उस ब्लैक होल के माध्यम से एक गामा किरण का उपयोग करके पृथ्वी के पास आया और अंततः रयुकावा सुकियो के पास पहुंचा। जब से उसने इस रहस्यमय ब्रह्मांडीय बुद्धिमान प्रणाली को हासिल किया है, सब कुछ लगभग उसके नियंत्रण में था। वह जो कुछ भी हासिल करना चाहता था अब तक कर सकता था। पिछले कुछ वर्षों में उसने पूर्वी कॉलिक देश की आर्थिक जीवन रेखा को जकड़ लिया था और सभी उच्च अधिकारी उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। उसकी महत्वाकांक्षा इस ग्रह से परे तक फैली हुई थी और उसे जमीन के इतने छोटे से टुकड़े में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पिछले महीने युक्सिंग को प्रशांत महासागर की गहराई में एक धातु का उल्कापिंड मिला। इस उल्कापिंड में धातु की संरचना अत्यंत दुर्लभ थी और पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। ब्रह्मांड में इस प्रकार की धातु काफी महंगी भी थी। तीसरी स्तर की सभ्यता के अवशेष की तुलना में धातु का ये टुकड़ा उसके लिए प्राप्त करना आसान था और इसमें जोखिम भी कम था। इसलिए उसने उस ऑपरेशन को छोड़ने का फैसला किया और अकेले ही प्रशांत महासागर की तलहटी में चला गया। अपनी इच्छानुसार उसने धातु के उल्कापिंड का वह टुकड़ा हासिल कर लिया। हालांकि लौटने पर डार्क निंजा लोगों ने उसे बताया कि भारत का एक बेहद युवा सलाहकार है, जिसने दुनिया भर के महाशक्तियों को इस हद तक हराया था कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। इससे रयुकावा सुकियो की उसमें गहरी दिलचस्पी बढ़ गई। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि उसे इस अवशेष से काफ़ी फायदा हुआ होगा, वरना वह 100 ग्राम से ज्यादा ऋषि क्रिस्टल को कैसे नकार सकता था। रयुकावा सुकियो की यात्रा का उद्देश्य उन वस्तुओं को हथियाना था जो शिवम ने तीसरे स्तर की सभ्यता के अंतरिक्ष यान से हासिल की थीं। शुआंग शिन्यान द्वारा भारत सीमा के पास स्थापित किए गए संरक्षकों को साधारण महाशक्तियां नहीं चकमा दे सकती थीं। लगभग 20 वर्षों तक कोई भी इस कठोर नियम को तोड़ नहीं पाया था, लेकिन युक्सिंग की मदद से रयुकावा सुकियो सफल हो गया। पृथ्वी का इंटरनेट जियाओ यी की निगरानी से बच नहीं सका और युक्सिंग के सामने कोई राज भी नहीं था। ग्रैमी के कार्य समूह के जरिए उसने आसानी से शिवम का यात्रा कार्यक्रम हासिल कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले इस विमान में सवार हो गया। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी युक्सिंग की पहली असफलता ने उसे पहली बार घबराहट में डाल दिया। ये पहली बार था जब युक्सिंग ने उसे असंभव कहा। होस्ट, शिवम के बारे में ऑनलाइन प्रसारित जानकारी के अलावा मुझे कोई भी वैध डेटा नहीं मिल रहा है। उसके माता पिता, पूर्वज, सारी जानकारी मिटा दी गई है या ब्लॉक कर दी गई है। तो उसकी ताकत का क्या? मेरा डिटेक्टर दिखाता है कि वह एक साधारण इंसान है। ये बिल्कुल असंभव है। डार्क निंजा के लोगों ने उस समय शिवम के युद्ध के फुटेज रिकॉर्ड किए थे। हालांकि उपकरण नष्ट हो गया था, लेकिन संग्रहीत डेटा नष्ट नहीं हुआ था। वह ऊर्जा 20 मीटर लंबी एक विशाल उंगली में एकत्रित हो गई। क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? होस्ट,
शिवम नाम के इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि असामान्य है। हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। युक्सिंग को रयुकावा सुकियो के निर्णय पर संदेह नहीं था क्योंकि उसे भी स्पष्ट रूप से पता था कि यह सिर्फ एक दिखावा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मुझे शक है पृथ्वी पर बहुत पहले प्रकट हुई बुद्धिमान सभ्यता प्रणाली उसके कब्जे में है। क्या? रयुकावा सुकियो की सांसें भारी हो गईं। रयुकावा सुकियो ने सुना था कि भारत के पास रक्षकों का एक रहस्यमय समूह है। एसएसएस स्तर या उससे ऊपर का कोई भी महाशक्ति उपयोगकर्ता भारत में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। एक गुप्त तत्व उपयोगकर्ता बनने के बाद उसने एक बार बुराई में विश्वास किए बिना कोशिश की, हालांकि वह केवल एक प्रारंभिक चरण का गुप्त तत्व उपयोगकर्ता था। लेकिन यह एक स्तर 3 ब्रह्मांडीय सभ्यता की एक संभावित मार्गदर्शक तकनीक थी। जब तक छठे चरण से ऊपर कोई महाशक्ति उपयोगकर्ता न हो, उसे किसी चीज का डर नहीं था। हालांकि उस अवसर पर उसे पहला झटका लगा क्योंकि उसका सामना जिस पहले भारत संरक्षक से हुआ वह एक कनिष्ठ गुप्त तत्व उपयोगकर्ता था, और वह गुप्त तत्व उपयोगकर्ता उससे कमजोर भी नहीं था। भारत में उभरते हुए छिपे हुए तत्व उपयोगकर्ताओं ने केवल एक ही संभावना जताई, भारत में ब्रह्मांडीय सभ्यता की साधना प्रणालियों के बारे में जानकारी थी या उन्होंने भी एक समान बुद्धिमान प्रणाली प्राप्त कर ली थी। हालांकि ताकत तुलनीय थी, जूंग शिन्यान की छिपी हुई। तत्व उपयोगकर्ताओं के पास केवल क्षेत्र था और कोई संबंधित मार्शल आर्ट नहीं थी, जबकि रयुकावा सुकियो के पास कई तकनीकें थीं जिसके जरिए वह बच निकला। लेकिन उसके बाद युक्सिंग का संदेह उसके मन में लगातार बना रहा। तो हम क्या करें? घबराओ मत, भले ही उसके पास किसी ब्रह्मांडीय सभ्यता की बुद्धिमान प्रणाली हो, वह मेरी प्रणाली से ज्यादा उन्नत नहीं हो सकती। युक्सिंग ने सांत्वना देते हुए कहा, इतने दूरस्थ ग्रह पर 2 बुद्धिमान प्रणालियां होना पहले से ही अविश्वसनीय है। स्तर 3 की सभ्यता से आगे की उन्नत बुद्धिमान प्रणालियां आसानी से बाहर नहीं पहुंच जाती। देखो, अगर उसकी प्रणाली मेरी प्रणाली से ज्यादा उन्नत होती तो वह वहां बैठकर सिर्फ फिल्म नहीं देख रहा होता, उसने पहले ही हमारे अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी होती। लेकिन चूंकि मुझे अभी कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसका डिटेक्टर मुझे नहीं ढूंढ सकता। उन्हें क्या पता था कि शिवम ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन वह उन्हें महत्वपूर्ण नहीं मानता था, इसलिए वह इतना निश्चिंत लग रहा था। हमें कब कार्रवाई करनी चाहिए? भारत में छिपे हुए तत्वों या स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ताओं के साथ हम कोई कदम नहीं उठा सकते, लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। अगर हम वहां कार्रवाई करते हैं तो हमें भी कुछ परेशानी हो सकती है। उसके पास भारत छोड़ने के ज्यादा मौके नहीं हैं। चलो अभी करते हैं, चलो एक जुआ खेलते हैं। मेजबान सावधान। जब रयुकावा सुकियो और युक्सिंग रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे, अचानक एक साई ने उन पर हमला कर दिया। रयुकावा सुकियो ने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, लेकिन केवल एक अंगूर ही पकड़ पाया। श्रीमान, आप? रयुकावा सुकियो ने मुड़कर देखा तो शिवम अपनी बाहें क्रॉस किए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अरे, क्या आपकी बातचीत पूरी हो गई? रयुकावा सुकियो और युक्सिंग के बीच की बातचीत शिवम के कानों तक सीधे प्रसारित हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुकावा सुकियो ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि पृथ्वी पर एक और तंत्र मौजूद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लोगों से पहले ही भिड़ चुके होगे। तुम भारत की सीमा तक पहुंचने और भागने वाले पहले व्यक्ति हो, शिवम ने बेपरवाही से कहा। लेकिन दुनिया वाकई जादुई है, किसी और को भी मेरे जैसा ही अनुभव हुआ होगा, तुम्हें सब पता है। अचानक रुकावा सुकियो के मन में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। माफ करना दोस्त, तुम्हारा सिस्टम मेरे सिस्टम से ज़्यादा उन्नत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।